आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में जो कि आपकी केवीएस सीरीज चल रही है और ये रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत ही डीपली इस टॉपिक को समझा था और कोई भी आपको आई होप क्वेरी नहीं रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट डिस्कस किया था वहां पर कि रशिया और फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या क्या चीजें हुई थी। उसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेट्रोग्राड, जिसको पहले क्या बोला जाता था, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। इसको चेंज कर दिया गया और पेट्रोग्राद नाम दे दिया गया इस जगह को, क्योंकि जर्मनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो रशिया का एंटी जर्मनी वाला जो एस्पेक्ट आया था नजर, उसके बाद फिर इस जगह को भी चेंज कर दिया गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति हुई पेट्रोग्राद में, कैसे क्या हुआ था तो सभी को पता ही है कि 1917 में ये जो टाइम है फरवरी वाला, ये सर्दियों की बात थी और पेट्रोग्राद क्योंकि राजधानी थी तो वहां पे तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं कि भिन्नताएं देखने को मिल रही थी आपस में, ठीक है। शहर की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी बिल्कुल अलग ही देखने को मिल रहा था। जैसे आपने अगर इंडिया की बात करें, फिर किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहां पर अमीर और गरीब जो लोग हैं उनके रहने की जो जगह होती है उन पर डिफरेंस आपको साफ साफ देखने को मिलता है। तो यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली। कैसे? नेवा नदी के दाहिने किनारे पर श्रमिकों के क्वार्टर बने हुए थे और कारखाने स्थित थे, ठीक है। और बाएं जो जगह थी उस पर विंटर पैलेस और आधिकारिक भवन जैसे फैशनेबल क्षेत्र स्थापित थे या फिर स्थित थे। यानी वहां पर एक जगह ऐसी है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर मजदूर रह रहे हैं, उनके रहने की जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे साफ सफाई थोड़ी कम ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उनके रहने की जगह है, राजा के रहने की जगह है, वो सारे बहुत ही साफ सुथरे और एकदम बढ़िया है, चकाचक, ठीक है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है ड्यूमा के बारे में। अच्छा, 22 फरवरी को एक कारखाना बंद कर दिया गया। अब क्या घटना घटित हुई जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ था, ठीक है। ड्यूमा का आपको पता ही है कि ड्यूमा क्या था, ठीक है, रूस की संसद। तो यहाँ पे मजदूरों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। वो क्या हुई, खाने पीने का जो सामान है उसकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा उसकी कमी भी आ गई, ठीक है। तो इस साल जो थी ठंड बहुत ही ज्यादा थी, कोहरा भी हो रहा था, बहुत सारी ये सब प्रॉब्लम्स तो थी ही। लेकिन जो सरकार की कोशिश थी, जार की जो कोशिश थी वो यही थी कि जो ड्यूमा है उसको भंग कर दिया जाए जैसे तैसे करके। लेकिन सब लोग ये चाहते थे कि ऐसा ना हो। तो 22 फरवरी को क्या हुआ, 22 फरवरी को जो दाया तट है, जो हमने यहाँ पर बात की है, जहां पर सारे श्रमिक रह रहे हैं, कारखाने हैं, यहाँ पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित हो गई, ठीक है। यानी एक फैक्ट्री को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब जब बंद कर दिया गया तो फिर मजदूर क्या करेंगे, प्रोटेस्ट ही करेंगे, हड़ताल ही करेंगे, स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो इस चीज के लिए, यानी फैक्ट्री पर जो तालाबंदी हुई थी, इसके चीजों को लेकर जो मजदूर थे इन्होंने तालाबंदी करवा दी, क्योंकि डिमांड ही इतनी सारी थी, डिमांड मान ही नहीं रहा था कोई भी। जो मालिक थे वो तो सुनने को इनको तैयार ही नहीं थे। तो तालाबंदी घोषित हो गई, ठीक है। तो अब क्या होना था, अब क्या होता, वही हड़ताल होनी थी। हड़ताल में सब लोगों को साथ में आना था। इस एक फैक्ट्री के बंद हो जाने के साथ साथ 50 जो फैक्ट्री हैं वो और बंद कर दी गई, ठीक है। तो मजदूर जो इतनी बड़ी संख्या में परेशान हो रहे थे, तो फिर फैक्ट्रीज तो बंद होनी ही है, स्ट्राइक तो होनी है। जब मजदूर ही नहीं होंगे तो फिर अपने आप ही ताला बंद हो ही जाएगा, है ना, फैक्ट्री बंद हो ही जाएगी। तो वही वाली बात है। अब बात ये आती है नहीं कि यहाँ पर जो मेल थे उन्होंने तो रोल प्ले किया ही इस चीज में, स्ट्राइक में, लेकिन जो फीमेल थी, जो महिलाएं थी, उनका रोल भी अब यहाँ पर बढ़ जाता है। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हड़ताल में पार्टिसिपेट किया। इसी वजह से क्या बोला जाता है कि इसी दिन को बाद में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो यही बात है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि बच्चे बोलते हैं कि 8 मार्च जो है वो आज के टाइम में तो 8 मार्च है, तो रशियन जो कैलेंडर है पुराने, उसके हिसाब से तो ये डे पड़ता है आपका, ठीक है। और इसके बाद जो आता है, मतलब इसका अगले दिन, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 23 फरवरी बतानी है डेट, ठीक है। क्योंकि बताया गया है कि 22 फरवरी को तो तालाबंदी हुई और फिर अगले दिन मजदूरों ने 50 फैक्ट्रियां और बंद करवा दी, मतलब हड़ताल पे चले गए। और सेम डे का मतलब है 23 फरवरी। तो अगर आपसे इस एस्पेक्ट में पूछा जाए तो आपको 23 फरवरी बताना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 8 मार्च हो, 8 मार्च होगा नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि अब बाद में रखा गया रशियन कैलेंडर उस पुराने हिसाब से 23 फरवरी ही बैठ रहा है क्या,
इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो यही डे आप लगा के आएंगे 23 फरवरी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 8 मार्च, जो आज हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो 8 मार्च। ठीक है, ये चीज क्लियर रखनी है आपको। तो महिलाओं का इतना इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया था कि उनकी भागीदारी को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना गया। होना यही था कि जो राजधानी है पेट्रोग्राद जो है, उसमें बीचम बीच सारी की सारी जो जनता है वो आ गई। ठीक है, 25 फरवरी को ड्यूमा को निलंबित कर दिया गया था। 22 फरवरी को कारखाना बंद हुआ। इस बीच में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। और 24 और 25 फरवरी को, 24 से लेके 25 फरवरी को लोग इकट्ठा हुए वहां पर, और सरकार ने क्या किया, इन पर नजर रखने के लिए बोला कि ऐसा है कि ये लोग और ज्यादा कुछ दिक्कत ना करें, इसलिए उन्होंने अपनी एक सेना भेज दी वहां पर उनके ऊपर नजर रखने के लिए। ठीक है, कि नजर रखी जाए। लेकिन क्या हुआ, जो सैनिक थे उनको ये बोला गया कि इनके ऊपर हमला कर दो, लेकिन सैनिकों ने हमला करने के लिए भी फाइनली मना कर दिया। ठीक है ना, और बल्कि उनके पक्ष में ही नारे लगाने लगे। तो सैनिक और हड़ताली कार्यकर्ता इसी इमारत में फिर फाइनली उन्होंने सोवियत या फिर परिषद बनाने का निर्णय लिया। जिस भवन में ड्यूमा मिले थे उसी को ही पेट्रोग्राद सोवियत फिर कहा गया। समझ गए ना, कि सैनिकों को बोला गया था, सैनिक टुकड़ी को बोला गया था कि काम करो, इनके ऊपर हमला कर दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि फिर उन्होंने ये बोला कि हम तो इनके साथ ही मिल जाएंगे। तो वो भी इन वर्कर्स के साथ, इन मजदूरों के साथ ही मिल गए। तो क्योंकि सभी परेशान हो चुके थे ना, वही वाली बात है। पेट्रोग्राद ने फरवरी 1917 में राजशाही को गिराने वाली फरवरी क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो घटना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो सैनिक थे उन्होंने अपने ही कमांडर की हत्या कर दी, और जो सैनिक थे वो अपनी खुद की टुकड़ी बनाने में ट्रस्ट कर रहे थे। तो इसका सबका परिणाम क्या हुआ, पेट्रोग्राद सोवियत बनकर आई सामने। और इसी तरीके की जो सोवियत थी वो अलग अलग जगह पर भी देखने को मिली। मतलब सोवियत का मतलब क्या होता है कि अब हमने ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, ग्रुप बना लिया है। ठीक है, या फिर इसको परिषद भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब क्या बात हुई, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या डिस्कस होने वाली थी कि ये सब चीज तो हमने कर ली है, लेकिन नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है। ठीक है, ये चीज तो हमारी डिस्कस हो गई कि चलो भाई सोवियत हमारी बन गई है, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हो चुका है। लेकिन अब आगे क्या करना है। तो जितने भी लोग थे ना पेट्रोग्राद सोवियत के, जो उसको रिप्रेजेंट करने वाले थे, वो सब गए किससे मिलने के लिए, वो सब राजा से मिलने गए, जार से मिलने के लिए गए। ठीक है, और फिर फाइनली बहुत ही उनको समझाने के बाद, यानी दूसरे तरीके से समझाने के बाद उसको समझ में आया, और बोला गया कि ऐसा है कि तुम ये जो क्राउन है, ये जो राजगद्दी है अपनी, छोड़ दो। तो फिर बहुत टाइम के बाद मतलब चीजें हो गई, तो फिर राजा ने डिसाइड किया कि ठीक है, राजगद्दी छोड़ दी जाएगी। तो वो टाइम कब था, 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च को जो राजा था उसने गद्दी छोड़ दी। अब बात आती है कि जो अंतरिम सरकार है, यानी उस वक्त जो सरकार बननी है उसका क्या किया जाए। तो अंतरिम सरकार बनी। ठीक है, जो भी नेता थे उन्होंने मिलकर अपनी खुद की सरकार बना ली, और ये डिसाइड हुआ कि अब हम आगे क्या करेंगे, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको सौंप देंगे, संविधान को। ठीक है, यानी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो संविधान सभा की फिर भी वहां पर बात होने लगी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज को दिया गया, राइट टू वोट, यानी सबको मत देने का अधिकार हम देंगे। और इसमें सभी वयस्क जो है, यानी एक पर्टिकुलर जो एज लिमिट है उसको रखने के बाद सभी को ही राइट टू वोट दिया जाएगा। ठीक है, तो यही जो फाइनली ये मैंने आपको बताया था, पेट्रोग्राद में फरवरी 1917 में जो राजशाही को गिराने की जो क्रांति हुई, इसी को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्योंकि किस चीज का अंत कर दिया गया, राजा को गद्दी छोड़ने में मजबूर कर दिया गया ना, तो यही क्या था, पेट्रोग्राद में। करते हैं फरवरी के बाद, फरवरी क्रांति हमने देख ली, उसके बाद क्या हुआ। जैसे कि पता है कि अंतरिम सरकार बनी थी, तो उस वक्त जो सरकार थी उस सरकार में बड़े बड़े जो भूस्वामी थे वो शामिल थे, इसके अलावा बड़े बड़े सैनिक अधिकारी शामिल थे। ठीक है, और जो उद्योगपति है उनका ही प्रभुत्व बहुत ही ज्यादा था। लेकिन बात ये आती है कि आगे क्या हुआ इनका था, लेकिन ये था कि जो जल्दी ही सरकार मतलब नव निर्वाचन जल्दी ही हो, यानी सरकार जो है उसका गठन जल्दी ही किया जाए, सभी चाहते थे। ठीक है, उदारवादी समाजवादी सभी यही चाहते थे कि जो नई सरकार है उसका गठन जल्दी से किया जाए। यहाँ की इसके बाद व्लादिमीर लेनिन जो है, जो निर्वासन से वापस रूस लौट आए थे 1917 में, और लेनिन ने आने के बाद अप्रैल थीसिस दी। ठीक है, अप्रैल थीसिस क्या है, अब ये थोड़ा सोचने की बात है। अप्रैल थीसिस थी 3 डिमांड। ठीक है, यानी 3 मांगे रखी थी लेनिन ने सरकार के सामने, और बोला था कि ये जो तीनों ही चीजें हैं ये
इनके डिमांड की। और क्या डिमांड थी यहाँ पर? फर्स्ट थी युद्ध समाप्त हो, दूसरा था कि जो भूमि है वो किसानों को हस्तांतरित कर दी जाए यानी उनको सौंप दी जाए, और थर्ड था यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये जो थी तीन ये डिमांड थी लेनिन की, और लेनिन ने बोला अप्रैल थीसिस इसको। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अप्रैल थीसिस में कौन कौन सी डिमांड आती है, तो ये तीनों डिमांड ही इसमें शामिल है। सबसे पहला है कि जो युद्ध है, जो 1914 से युद्ध चला आ रहा था, उसके शुरू से ही अगेंस्ट थे ये बोल्शेविक्स। दूसरी बात है भूमि किसानों को दे दी जाए, और तीसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये थी अप्रैल थीसिस। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो डिमांड है जिनको अप्रैल थीसिस बोला गया, इसमें चीजें तो हो गई, लेकिन सारे ही सब लोग जो थे, वही बात होती है ना, कोई अगर डिमांड कोई रख रहा है तो कोई उस चीज को मानता है, कोई उस चीज को नहीं मानता है। तो बोल्शेविक्स ने फिर आगे क्या किया, इन डिमांड्स के बाद अपनी जो पार्टी है उसका नाम बदल दिया। ठीक है, और नाम बदल के पहले क्या नाम था? पहले था बोल्शेविक। ठीक है, पहले था बोल्शेविक पार्टी, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी के जितने भी लोग थे सब अप्रैल थीसिस के बारे में थोड़ा सा उनको हैरत हुई थी, थोड़े से वो लोग हैरान हुए थे। ठीक है, क्योंकि अभी सभी लोग ये सोच रहे थे कि अप्रैल थीसिस अभी से ला दी गई है और इसको अभी लाने का कोई टाइम नहीं था। ठीक है, क्योंकि समाजवादी क्रांति के लिए भी बहुत वक्त था, अभी बहुत ही ज्यादा, अभी आगे भी और बहुत सी चीजें करनी थी, तो उनको लगा कि सही टाइम अभी नहीं है इन सब चीजों का। बट फिर भी ये चीज डिमांड तो रख ही दी गई थी। अब क्या था, मजदूर आंदोलन जो था अभी थमा तो नहीं था, मतलब रुका तो नहीं था, वो आंदोलनकारी जो है वो फैलते गए, वो आंदोलन भी फैलता गया, और आंदोलन के फैलने से क्या हुआ, फैक्ट्री जो थी उस पर हड़ताल चलती ही रही। ठीक है, और वही बात है, कमेटियां बनाई गई। ठीक है ना, फैक्ट्रियों को लेकर अलग अलग कमेटियां बनाई गई जिसके ऊपर डिस्कस किया जाता था। और मेनली उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनकी डिमांड ये रहती थी मजदूरों की कि जो हमारे काम करने का तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो मालिक है हमारे वो सही तरीके से हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से चीजें नहीं हो पाती। तो ट्रेड यूनियन बनने लगे, ये सब चीजें होने लगी। इसके अलावा जो सिपाही थे वो भी समर्थन करने लगे, तो उनकी भी अलग अलग टुकड़ियां बनने लगी, उनकी भी अलग अलग समितियां यहाँ पर बनने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हम करें तो जून के टाइम की, कि जून में लगभग काफी मतलब ज्यादा इनकी तादाद बढ़ गई थी, और फाइनली जो लोग थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। सरकार जो है वो चाहती थी कि जो बोल्शेविक्स जो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं उनको दबा दिया जाए। तो इसके लिए जहां पर भी 1917 की ही बात है, जहां पर भी लोग समर्थन करने के लिए इसको आते थे तो उनको वहां से हटा दिया जाता था। ठीक है, भगा दिया जाता था। तो ऐसे ही हुआ एक बार भी कि लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, तो उनको फिर क्या किया गया, उनको उनका ऐसे दमन कर दिया गया, तो उनको वहां से फिर भागना पड़ा। इस तक की सिचुएशन भी आ गई थी। अगर हम देहात की बात करें, रूरल एरिया की बात करें या फिर गांव की बात करें, तो वहां पे किसान जो थे वो क्या चाहते थे कि हम जो जमीन है उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी उसका पुनर्वितरण कर दिया जाए। ठीक है, तो जमीन को लेकर भी समितियां बनने लगी। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाया गया, और जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में इस ही मुहिम को आगे बढ़ाया गया, और किसानों ने बहुत ही सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। देहात की बात हो रही है, ग्रामीण एरिया की बात हो रही है। ये तो शहर में चीजें चल रही थी मजदूर वाली बात। गांव में क्या हुआ, गांव में भी समितियां बननी शुरू हुई, और जून से सितंबर के बीच में काफी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है ना, अब वही वाली सिचुएशन है। ये जब कब्जा कर लिया गया तो एक तरीके से साइन था कि हम अब अपनी ही चलाने वाले हैं, अब हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, अक्टूबर 1917 की क्रांति। अब अक्टूबर आ चुका है, हमने फरवरी की बात कर ली है, फरवरी क्रांति हो चुकी है, लेकिन अब बात आ रही है यहाँ पर अक्टूबर की। फरवरी से इतना टाइम हो चुका है, अब हो चुका है अक्टूबर। ठीक है, अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में संघर्ष बढ़ता चला गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता की समाजवादी जब्ती के लिए सहमत करने के लिए राजी कर लिया। यानी फाइनली जो लेनिन है उसने इन दोनों पार्टी को, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को कब्जा करने के लिए, सरकार पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, और जब्ती को व्यवस्थित करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के तहत सोवियत द्वारा एक सैन्य क्रांतिकारी समिति नियुक्त की गई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि इतना सब कुछ चल रहा था, यानी क्रांति बहुत बड़े लेवल पे फैलने वाली थी, लेकिन क्या उतना सब कुछ होने वाला था? तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सरकार का और पार्टी जो है
जो समाजवादी पार्टी है, जो बोल्शेविक्स है, उनके बीच में क्या देखने को मिला, काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो चुका था। 24 अक्टूबर 1917 ये वो दिन है जब विद्रोह जो है पूरी तरीके से शुरू हो चुका था और ऐसा लगने लगा था कि ये हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। जो पीएम थे यानी प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, केरेंस्की, ठीक है, वो अपनी जो सैनिक टुकड़ी है उनको लेने के लिए बाहर गए थे शहर से। इतने में ही पूरे तरीके से विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए जो भी लोग थे, ठीक है, मतलब कुछ भी करके फाइनली सरकार पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक आपको नाम याद रखना है, औरोरा युद्धपोत यानी बैटलशिप जिसको बोलते हैं, युद्धपोत। ठीक है, इस युद्धपोत ने विंटर पैलेस पे क्या करना शुरू किया, बमबारी करनी शुरू करी। ठीक है, यानी उसके ऊपर अटैक करना शुरू करा। तो ये सब चीजें होती रही, सेना का कैसे लड़ाई भी हुई और फाइनली यहाँ से जो बोल्शेविक्स हैं उनको समर्थन काफी मिला। फाइनली बोल्शेविक जो है उनको ही कह सकते हैं कि उन्होंने ही अपना आगे बढ़ के फिर पूरे तरीके से इस पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी एक पार्टी है, बोल्शेविक जो है उनका बोलबाला यहाँ पर होने वाला था और उन्होंने पूरी तरीके से वहां पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, दिसंबर तक इस पूरे इलाके पर कहां पे, मॉस्को, पेट्रोग्राद। ठीक है, ये तो मेन ही था, इस पर बोल्शेविक्स ने अपना कब्जा कर लिया था, यानी इनके नियंत्रण में ये स्थापित, इनका नियंत्रण हो चुका। बात करेंगे कि अक्टूबर, जैसे कि हमने बात की थी फरवरी क्रांति और फरवरी के बाद क्या हुआ, ऐसे अक्टूबर क्रांति और उसके बाद में क्या हुआ। तो नवंबर में बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ठीक है, बोल्शेविक्स पार्टी थी, पता ही आपको। 1917 में उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी पॉलिसीज जो है वो इनके अब लागू होने वाली थी और इनका जो मेन फोकस था वो था जमीन पर कब्जा करने का। इन्होंने जो जमीन पर कब्जा करने वाली बात है उस पर लोगों को बोल दिया था कि ठीक है, अब जो संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति कैसी है, अब सारी संपत्ति सामाजिक संपत्ति है, यानी सबकी संपत्ति है, इस पे कोई निजी संपत्ति किसी की भी नहीं है। ठीक है, और जो सामंत वगैरह थे उनकी जमीन लूटने के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से इन्होंने छूट दे दी थी कि हाँ भाई ठीक है, लूट लो इनकी जमीन, क्योंकि वो यही तो चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बड़े बड़े लोग थे उनको भी काफी आफत आने वाली थी। ठीक है, जो जरूरतमंद लोग थे उनको रहने की जगह दी गई और जो पुराने, जिनके पास अभिजात वर्ग या फिर कह सकते हैं ये जो पूरा वर्ग था, इनको क्या हुआ, इनकी पदवियों को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। यानी आप जो अपनी पोस्ट का हवाला देकर चीजें किया करते थे, अब तुम्हारी जो पोस्ट है, तुम्हारी पदवी है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो कोई भी अभिजात वर्ग के लोग जो है अपनी पोस्ट का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते थे, मतलब उनको नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में ला दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हुई, ये हुई कि इन्होंने अपनी खुद की एक वर्दियां चला दी। ठीक है, वर्दियां बदल दी, और किसके लिए थी, अपने अफसरों के लिए इन्होंने वर्दियां बदल दी। अब जब सरकार बदली है तो कुछ चेंज तो होगा, तो सरकारी जो अफसर है उनकी वर्दियां यहाँ पर बदल दी गई। ठीक है, 1918 में एक कंपटीशन हुआ था कॉस्ट्यूम को लेकर, परिधान को लेकर, और इसमें क्या चीज सामने आई, इसमें सामने आई सोवियत टोपी। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, बुदियोनोव्का। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। सोवियत टोपी का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, इसको चुना गया था, तो यही बात है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, लेकिन बहुमत में विफल रह गए। फिर जनवरी 1918 में विधानसभा ने बोल्शेविक उपायों को खारिज कर दिया और लेनिन ने विधानसभा को भी खारिज कर दिया, और विरोध के बावजूद मार्च 1918 बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की जर्मनी के साथ संधि कर ली। अच्छा, ये जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है, इसमें क्या था, इसमें यह था कि युद्ध से एक तरीके से ये अलग हो गए थे इस संधि के थ्रू, यानी रूस जो है वो अब युद्ध से अलग हो गया था, और ये संधि किसके साथ हुई थी, जर्मनी के साथ हुई थी। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मार्च 1918। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो संधि हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि हुई थी जर्मनी के साथ, ये कौन से ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी मार्च 1918 में। तो एक बड़ी टेंशन तो ये खत्म हो गई इनकी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी टेंशन थी कि रूस जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व है, तो वहां पर सारी चीजें फिर डिफरेंट ही होती चली जा रही थी। ठीक है, अब एक और चीज क्या हुई, संसद की बात आती है, तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये आपका अखिल रूसी सोवियत, ठीक है, कांग्रेस,
अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, इसको किस चीज का दर्जा दे दिया गया था? संसद का। ठीक है, यानी इसको पार्लियामेंट, इसको डूमा अब बना दिया गया था, देश की संसद इसको बना दिया गया था। ठीक है, और अब देश में सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि रूस जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी वाला देश बना रह गया था, कि एक ही पार्टी है, अब तो उसी का ही सब कुछ बोलबाला होगा, एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश इसको बोला जा सकता है। इन्होंने अपनी खुद की गुप्तचर प्रणाली चलाई, यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। इन्होंने अपनी गुप्तचर जो संस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ाया, गुप्तचर पुलिस बोल सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चेका और बाद में ओजीपीयू। ठीक है, एनकेवीडी, ये आपको ध्यान रखने नेम सभी। ठीक है, ओजीपीयू तथा एनकेवीडी, एनकेवीडी इसका नाम दिया गया इसको बाद में। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने। चेका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, चेका और बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी का नाम दिया गया इसको। तो चेका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में ये हो गया। ठीक है, तो गुप्तचर पुलिस से आपसे पूछा सकता है क्वेश्चन स्ट्रेट कि चेका क्या है, क्या थी रूस में? तो चेका थी गुप्तचर पुलिस। तो समाजवादी व्यवस्था थी, नई नई चीज आई थी, तो सभी लोगों के लिए काम किया गया, लेकिन पार्टी जो है उसने सेंसरशिप की प्रॉब्लम भी वहां पर देखने को मिली थी। तो काफी सारे लोग थे जो पार्टी से अब हटने लगे थे, कटने लगे थे, क्योंकि सेंसरशिप का मतलब होता है कि अब आपको कुछ भी कहने का राइट नहीं है, कुछ भी लिखने का राइट नहीं है सरकार के अगेंस्ट। आप जैसे लोकतांत्रिक कंट्री होती है वहां पर क्या होता है, आप सरकार के अगेंस्ट लिख सकते हो अगर आपको कुछ गलत लगता है तो, लेकिन सेंसरशिप का मतलब होता है किसी उस चीज के ऊपर रोक लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब गृह युद्ध। ठीक है, 1919 के बीच में रूसी साम्राज्य पर फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी सैनिकों द्वारा समर्थित ग्रीन्स और गोरे समर्थक जॉस्टिस द्वारा नियंत्रित किया गया था। इन सैनिकों और बोल्शेविक ने गृह युद्ध लड़ा और जनवरी 1920 तक बोल्शेविकों ने अधिकांश पूर्व रूसी साम्राज्य को नियंत्रित कर लिया था। अब युद्ध के बाद सबसे पहले चीजें क्या हुई थी, जैसे कि आपको पता है जमीन की तो सारी बात होती ही है, तो जमीन का क्या किया गया, इसका किया गया पुनर्वितरण। क्या किया गया? पुनर्वितरण। अब जब जमीन का पुनर्वितरण करने की बात आएगी तो जो रूस के जो सैनिक थे, ठीक है, उनमें अब फूट डलने लगी, वो अब टूटने लगे। क्यों टूटने लगे? क्योंकि कुछ सैनिक क्या थे, किसान भी थे, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां से निकलकर अपनी जमीन लेने के लिए गांव में भागेंगे। ठीक है, तो भूमि के पुनर्वितरण की वजह से उनको कहाँ जाना पड़ा? अपने घर वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने कुछ चीजों का समर्थन किया, कुछ चीजों का समर्थन नहीं किया। कुछ लोगों ने बोल्शेविकों का विद्रोह भी किया, उनकी निंदा भी की। ठीक है, कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। तो यही सब चीजें चलती रही। यहाँ पर रेड्स में भी डिवाइड थे, इसके अलावा ग्रीन्स में डिवाइड थे और व्हाइट्स में डिवाइड थे लोग, जो कि आपस में ही उनका समर्थन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग था। कुछ समाजवादी मतलब कह सकते हैं कि लेनिन के साथ थे, कुछ साथ थे जो राजा का रूल है उससे उसके साथ थे, या फिर कह सकते हैं आप जार समर्थक थे। ठीक है, व्हाइट्स उनको कहा जाता था। तो यही वाली बात थी। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो अब ये चीजें चलेंगी तो इसके साथ और चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये जो टुकड़ियां थी जिनकी मैंने बात की है, ग्रीन्स, व्हाइट्स, रेड्स, ठीक है, ये जो टुकड़ियां थी, इन टुकड़ों के बीच में और जो बोल्शेविक्स थे इनके बीच में क्या चला? गृह युद्ध चला। और इस गृह युद्ध के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि डकैती हुई और लूटमार हुई, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है,
अब देखिए, जब भी सरकार कोई अपनी नीति लेकर आती है तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ साथ होते हैं। तो व्हाइट्स जो थे वो ये चीज बोल रहे थे कि जो जमीन का पुनर्वितरण हो रहा है या फिर जो लूटपाट हो रही है, इससे लेकर जो बोल्शेविक थे उनके विरोध में लोग बहुत ज्यादा आने लगे, यानी जन विरोध अब भड़कने लगा बोल्शेविक्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो यही बात हुई। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर जगह की, तो खीवा की अगर हम बात करें, जो कि मध्य एशिया स्थित में था। ठीक है, तो यहां पर तो ऐसी घटनाएं चल रही थी कि समाजवाद के नाम पर, ठीक है, कि समाजवादी व्यवस्था है, लोगों को मारा जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था। ठीक है, तो काफी हालात जो है वो बिगड़ने लगे थे इस वक्त। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो बोल्शेविक सरकार है ये आई किस पर्पज से थी और ये कर क्या रही है। ठीक है, समाजवाद के लिए आई थी, तो समाजवाद में तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए चीजें, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर एक निरंकुश शासक की तरह वो काम करेगा तो लोग उसका साथ फिर क्यों देंगे। तो लोग थोड़ा सा पीछे हटने लगे। ठीक है, बोल्शेविक जो थे उनको अपनी थोड़ी सी ज्यादा मनमानी चलाने लगे और लोग उनसे कहीं ना कहीं फिर कटने लगे। तो अगर हम बात करें समाजवादी समाज का निर्माण, समाजवादी समाज का बनना, इसमें क्या चीजें थी, इसमें क्या हुआ, ये सब चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन बोल्शेविक जो थे उनका पता ही है, गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध चल रहा था, उसके दौरान जो थे बोल्शेविक, उन्होंने बैंकों के बारे में डिसीजंस लिए थे। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज थी उनको लेके डिसीजंस लिए थे। ठीक है, और ये तो निजी संपत्ति के अगेंस्ट थे ही, उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। और किसानों को भी उन्होंने राइट दे दिया था खेती करने का। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि खेती का उन्होंने क्या कर दिया था, एक तरीके से सामाजिकरण। ठीक है, खेती का उन्होंने क्या कर दिया था, सामाजिकरण। और इसको कहीं ना कहीं सामूहिकता वाला जो कॉन्सेप्ट था वो दिखाने की कोशिश भी की गई। ठीक है, खेतों का इस्तेमाल क्या करेंगे, सामूहिक रूप से किया जाएगा, जिसको जितनी जरूरत उसको उतना दे दिया जाएगा, कुछ इस तरीके की चीजें थी। तो फिर उन्होंने कुछ पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई। पहली 2 योजनाएं बनाई, उसके दौरान सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी कीमतें तय कर दी थी। ठीक है, ये कुछ उन्होंने चीज करने की कोशिश करी, औद्योगिक विकास की भी बात की, इसके अलावा कीमतें स्थिर भी कर दी थी। ठीक है, कुछ एक चीज उन्होंने और चलाई, इसके अलावा तेल से रिलेटेड और कोयले से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड इनके जो उत्पाद थे उनमें भी वृद्धि करने की बात की गई। ठीक है, और इस हिसाब से फिर नए नए जो शहर थे वो भी एग्जिस्टेंस में आए, वो भी अस्तित्व में आने लगे। लेकिन भाई वही चीज है, अगर आप किसी सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा तो धीरे धीरे सही तरीके से होगा। लेकिन अगर जल्दी से कोई काम आप तेजी से करवाना चाहोगे किसी से, ऐसे किसी को काम करने के लिए आपने बोला कि कोई काम करना है, उसको एक टाइम लिमिट दे दिया आपने, जो कि वो काम आराम से कर सके, तो वो बहुत सुंदर तरीके से उस काम को करेगा। लेकिन आपने उसको प्रेशराइज कर दिया कि इतना सारा काम करना है और सिर्फ 2 दिन में करना है, तो कैसे होगा, वही दिक्कत हो गई। तो इतना सारा निर्माण कार्य कर तो दिया, लेकिन जो लोग थे, मजदूर थे, उनकी हालत खराब होनी थी। कार्य स्थितियां जो हैं वो बद से बदतर होती चली गई। ठीक है, खराब होने लगी। और एक नाम याद रखना है आपको, मैग्नीटोगोर्स्क। ये क्या है, ये एक शहर का नाम है। ठीक है, इसमें क्या चीज लगवाई गई थी, स्टील प्लांट लगवाया गया था, स्टील संयंत्र लगवाया गया था। इसका जो काम है वो मात्र 3 साल में ही पूरा कर लिया गया। तो देखिए कहाँ पे कई कई साल लग जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये पूरा काम 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया। क्योंकि जो मजदूर थे उनको वहीं रहना पड़ता था, उनकी जिंदगी कैसी रही होगी ये भी सोचा जा सकता है। ठीक है, और ठंड का टाइम था, लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी सब काम करने में, तो वही वाली बात थी। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उन्होंने कोशिश करी कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हम कुछ एक इनको मतलब कुछ एक अच्छी चीज कर सके, जिससे कि ये लोग फिर भी ये सोचे कि हाँ चलो सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बालवाड़ियां ओपन करवाई। कहां पर, फैक्ट्रियों में ही। ठीक है, फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ी उन्होंने ओपन करवाई। और ये किसके लिए थी, मेनली जो महिला काम करने वाली थी या महिला वर्कर्स जो थे उनके बच्चों के लिए। ठीक है, बालवाड़ी उन्होंने ओपन करवाई। तो यही चीज देखने को मिलती है कि काम बहुत ज्यादा है, रहने की जगह कम है, तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा रहेगी, इस बात पर ध्यान तो दिया गया, बट उतना ज्यादा नहीं दिया गया जितना कि होना चाहिए था। और सामूहिकता, आपको पता है लेनिन के बाद किसी को तो कहा कार्यभार संभालना ही था, तो ये संभाला स्टालिन ने।
यहाँ पर बात करेंगे हम सबसे पहले 1927 से 1928 के बीच में, जहाँ पर शहरों में अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। आपको पता ही है कि खेती के सामूहिकरण की बात तो हुई ही थी, इसके बाद अनाज की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली, भारी अनाज का संकट यहाँ पे हो गया था। तो अब स्टालिन के आने के बाद इन्होंने सोचा कि कंडीशन कैसे सॉर्ट आउट की जाए, तो उसके लिए इन्होंने काफी कड़े कदम उठाए। किसने? स्टालिन ने। तो इसने बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई, जैसे कि पहले क्या था कि जो किसान है उसकी एक अनाज की कीमत तय कर दी गई, तो किसान जो था उस कीमत पे अपना अनाज बेचने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो स्टालिन ने फिर क्या किया, 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन क्षेत्रों का दौरा किया और लागू अनाज संग्रह की निगरानी की और कुलक पर छापा मारा। कुलक कौन लोग होते थे? कुलक होते थे संपन्न किसान। कुलक कौन होते थे? संपन्न किसान। अब क्या होता है कई बार कि जो अनाज रखा हुआ है उसको स्टोर करके कहीं पे रख दिया और फिर इसी वजह से अनाज की कमी दिखाई गई थी, नहीं लेकिन कमी दिखाई गई, तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। तो मतलब पूरा का पूरा करप्शन वाला जो चीज थी उसको उसने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, सट्टेबाजी की जो समस्या थी उसको हटाने की कोशिश की। ठीक है, तो उनके ऊपर छापा मारा, ये सब चीज हुई। और खेत जो थे वो बहुत छोटे छोटे हो चुके थे। अब अनाज की कमी क्यों पैदा हुई? क्योंकि खेत जो थे अब छोटे छोटे हो गए थे। ठीक है, 1928, 1929 और 1931 के बीच में मवेशियों की संख्या में 1/3 की गिरावट आई। क्यों? क्योंकि खेती का जब सामूहिकरण हो गया था, तो यही जो मेन पॉइंट है वही मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, सामूहिकीकरण। स्टालिन ने क्या कर दिया? सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इसको क्या बोलेंगे हम? सामूहिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि जो सामूहिक खेत हैं उस पर काम करने के लिए किसानों को मजबूर करना शुरू करा, या फिर बोला कि आप इस पर काम करेंगे। तो मुनाफे वाली बात वहां पर इतनी उनको दिखाई दे नहीं रही थी, तो सरकार के अगेंस्ट चले गए लोग। ठीक है, तो सरकार पर बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों को आया और उन्होंने जो अपने मवेशी हैं 1929 से 1931 के बीच में मवेशियों की संख्या इसलिए 1/3 कम हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपने जो मवेशी हैं, अपने जो जानवर हैं उनको खत्म करना शुरू कर दिया था। सरकार का विरोध किया और अपने ही जानवरों को खत्म करना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो इतनी संख्या कम हो गई तो पता चल ही गया था कि सामूहिकीकरण जो है इस प्रोग्राम का सभी लोग विरोध कर रहे हैं। तब जब विरोध करेंगे तो सरकार क्या करेगी? उनके विरोध को कुचलेगी। ठीक है, क्योंकि वो तो सरकार है और अपनी कार्यवाही अपने हिसाब से उसने करनी शुरू करी। और वही बात है, जो भी कोई सामने हमारे बोलेगा उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, वही वाली सिचुएशन थी। तो ये बोला गया कि काम तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वृद्धि तो कहीं भी नहीं हो पाई इस पूरे सामूहिकीकरण प्रोग्राम के बाद। कहीं से कई बार क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। और कुछ ऐसा भी हुआ कि 1933 में, और ये पूरी बात करें 1930 से लेके 31 तक ये कंडीशन बनी रही। 1930 से लेके 33 तक ये कंडीशन बनी रही कि फसल जो है खराब हुई और लगभग 40 लाख है उससे भी ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ये चीज हुई थी। तो ये सोवियत के जो इतिहास था उसमें सबसे बड़ी बात यही थी। ये और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनाज खराब हो चुका था और ये अकाल की जो कंडीशन है वो आ चुकी थी। तो अकाल की वजह से इतनी भारी ये जो घटना थी, जो विपदा थी, ये सोवियत को झेलनी पड़ी। ठीक है, यानी रूस को ये घटना झेलनी पड़ी। तो यही बात है कि भाई स्टालिन ने भी आके अपना प्रोग्राम चलाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, स्टालिन है और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने ये सब चीज की, तो उनके जो अगेंस्ट लोग थे या कह सकते हैं उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग, उनके आलोचक जो थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो साजिश रचने वाली बात होगी, उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि इसने साजिश रची है। और बाद में क्या हुआ कि वही बात है ना, सरकार जो है वो लोगों को क्या करती है कि जो हमारे अगेंस्ट बोलेगा, जो हमारी आलोचना करेगा, उनको हम अपने रास्ते से हटा देंगे। तो यही चीज हुआ। 1939 के आसपास लोगों को जेल में, शिविरों में भेज दिया गया। जो भी उनके अगेंस्ट बोलता था उनको मार दिया जाता था, उनको रास्ते से हटा दिया जाता था। और कुछ उद्योगपति भी इसमें शामिल थे, मतलब जो बड़े लोग थे और इसमें शामिल होते थे उनके अगेंस्ट जाने में, तो उनको भी रास्ते से हटा दिया जाता था। इसी क्रांति और यूएसएसआर का वैश्विक प्रभाव। देखिए, स्टार्टिंग में चीजें बहुत गड़बड़ आई। शासन था किसका? जार का, राजा का शासन था, जिससे लोग परेशान थे। फिर कोई और व्यक्ति आया, उसने अपनी जो चीजें हैं वो की, अपना जो जिस पॉलिसी को उसने फॉलो करना था उसको किया। उसके बाद एक और व्यक्ति आया, स्टालिन आया, उसने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। तो हर काल में कहीं ना कहीं तो निरंकुशता देखने को मिली ही। ठीक है, लेकिन ये जो समाजवादी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं फलने फूलने को देखने को मिली। और बोल्शेविक जो थे उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता पर कब्जा तो कर ही लिया था, लेकिन
पूरे यूरोप में समाजवादी पार्टी जो है या समाजवादी जो व्यवस्था उसके बारे में बात होने लगी थी, लेकिन हर कोई उससे सहमत नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की जो पॉलिसीज थी, कुछ लोग उससे सहमत थे और कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं सामने तो आ ही चुका था, और इसी की तर्ज पर बहुत सारे जो देश थे यूरोप के, उनमें समाजवादी व्यवस्था को लेकर पार्टी बननी भी शुरू हुई। तो यूएसएसआर के बाहर के गैर रूसियों ने पूर्व के लोगों के सम्मेलन में भाग लिया, और फिर बोल्शेविक द्वारा स्थापित कमिंटर्न यानी बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया। तो एक बड़ी अचीवमेंट थी अगर समाजवादी विचारधारा की बात करें। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सभी लोगों को ये लगता था, कुछ को पॉलिसी समझ में आती थी, कुछ को पॉलिसी समझ में नहीं आती थी। इसके अलावा लोग बाग बहुत अगेंस्ट भी थे कि इन्होंने जो चीजें करी हैं, एक तरीके से निरंकुश शासन वाली भी इन्होंने चीजें कर दी हैं, तो वही वाली बात थी, ठीक है। बहुत सारे देशों ने क्या किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव गए और उन्होंने क्या बनाया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर, कमेंटर्स द्वारा स्थापित पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय संघ बना, तो ये अपने आप में खुद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये बात है 1920 की, ठीक है ना। तो बस ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। फाइनली हम एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सोवियत संघ जो था उसमें ये जो चीजें हुई, जो भी कुछ इन्होंने पॉलिसीज चलाई, लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक ठाक ऐसा ज्यादा देखने को मिला नहीं। एक पिछड़ा हुआ देश था, एक बहुत ये रूस जो था एक पिछड़ा हुआ एक देश था, महाशक्ति बन चुका था। अब काफी बदलाव आए, लेकिन महाशक्ति बनने के कगार पे आ चुका था। और खेती का विकास, जैसे कि हमने बोला है कि फाइनली सामूहिकीकरण कर दिया गया था खेती का, तो वहां पर कुछ एरिया में वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। और इस सब सिचुएशन के बाद जब ये सब कुछ खत्म हो चुका था, तो हम लास्ट निष्कर्ष पे बाद के प्रभाव की बात करें कि अब क्या हो रहा था। अब एक महाशक्ति के रूप में ये देश उभर रहा था, और उद्योग जो है और खेती जो है उसमें भी काफी डेवलपमेंट इस वक्त देखने को मिल रहा था। गरीब लोग जो थे उनको खाना भी मिल रहा था, और क्या चाहिए किसी कंट्री में, लोग कोई भूखा ना सोए कोई व्यक्ति, तो उस कंट्री से अच्छी कंट्री तो कोई हो ही नहीं सकती। और वहां के जो लोग थे उनको एक चीज की कमी लग रही थी, फ्रीडम की, ठीक है। कि चलो ठीक है, सब चीजें हो रही हैं, अब विकास की राह पर हम चल रहे हैं, लेकिन फ्रीडम कहाँ गई। एक तरीके से नागरिकों की जो फ्रीडम है उसको लिमिट कर दिया गया कि हाँ भी ठीक है, हम अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से निरंकुश तरीके से चलाएंगे, तुम्हें रिजल्ट ही तो अच्छा चाहिए, तुम्हें खाना ही तो चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ खाना चाहिए और उसके बीच में अगर हमारे से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है या फिर हमारी कंडीशन सही नहीं है तो वो चल जाएगा। तो वही वाली बात थी कि हमें सांस लेने तो दो ढंग से, ठीक है भोजन मिल रहा है लेकिन सांस तो लेने दो। तो वही वाली बात थी कि परियोजनाएं थी वो काफी दमनकारी परियोजनाएं थी, और पूरे दमन के तरीके से फोर्सफुली चीजों को लागू किया जाता था। तो वही वाली बात है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 1 देखना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आज आपको लाइव क्लास में आना है जिसमें कि इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जाइए गो एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे वैसे तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आए रहते हैं, पर मैं फिर भी कहूंगी कि भी फालतू मैसेजेस मत किया कीजिए, और जो काम की चीजें सिर्फ वही पूछा कीजिए आप, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में आज 9 o'clock, ठीक है, 9 PM, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और लाइक कर दीजिए वीडियो को जरूर, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है। चलिए बस इतना ही, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।